नर्मदे हर। पहले तो मैं आपका परिचय दे दूं, रोजर फाउंडेशन की धरातल पे जो लोग जुड़े हुए हैं, कि आज यमुना और नर्मदा तट से जुड़ी हुई एक व्यक्तित्व हमसे जुड़े हैं। और आंटी जो है वो दिल्ली में है इस समय, लेकिन बेसिकली वो जबलपुर से हैं, ग्वारी घाट के आसपास से हैं, तो मेरा उनसे एक असीम लगाव है। और बहुत दिनों बाद, कोरोना की वजह से कई महीनों बाद मैं उन्हें देख पा रही हूँ, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और आप बहुत बहुत सुंदर और बहुत प्यारी लग रही हैं, हमेशा की तरह। तो आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। आपका स्वागत है हमारी इस धरातल पर। और मैं क्या बताऊं, इतना स्नेह है आपका मेरे प्रति। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि मैं जब लाइव बोल रही हूँ तो जनरली मैं नीचे नहीं देख पाती हूँ, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है उतना। लेकिन जब मैं बाद में कमेंट देखती हूँ कि कोई प्रश्न तो नहीं आया, कोई जिज्ञासा तो नहीं आई, और जब आप वहाँ नहीं होती है तो मुझे बड़ी मायूसी होती है, क्योंकि एक रूटीन वे हो गया है आपको देखने का। और आंटी जो है वो होम मेकर है। मुझे हाउस वाइफ शब्द बहुत आकर्षित नहीं करता है, क्योंकि उस पर सिर्फ ठप्पा लगा होता है, सिर्फ एक पत्नी होने का। वो अच्छी बात होती है, लेकिन मुझे लगता है होम मेकर ही उन्हें बोलना चाहिए। वो घर बनाती हैं, वो संबंध बनाती हैं, वो जीवन बनाती हैं, वो बच्चों को बनाती हैं, प्रकृति को बनाती हैं। तो स्त्री हमेशा होम मेकर होती है, घर बनाने वाली होती है, वो सिर्फ हाउस वाइफ नहीं होती। और बच्चों को पालते हुए, घर संभालते हुए आंटी इतने बड़ी बड़ी संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन बड़ी बड़ी संस्थाओं में उन्होंने कभी भी अपना आधिपत्य नहीं किया, कभी मास्टरी नहीं की, कभी ऐसे दिमाग में नहीं आया कि मेरा एनजीओ हो, मेरी संस्था हो। उन्हें जब जहाँ जैसे पता चला कि यहाँ मैं श्रम दान कर सकती हूँ, यहाँ मैं अर्थ दान कर सकती हूँ, यहाँ मैं मन का दान कर सकती हूँ, वहाँ वहाँ वो पहुँची हैं। तो उन्हीं से पूछते हैं कि उन किस तरह से वो काम करती हैं, और उसके बाद जल पे उनके विचार पूछेंगे। तो प्रणाम आंटी, स्वागत है आपका। प्रणाम नर्मदे हर। और आपका बहुत बहुत आभार शिप्रा। इतने सुंदर तरीके से तो मेरा परिचय मैं भी नहीं जानती थी जितना आपने आज दे डाला है। आज मेरे लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि अब तक जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस स्क्रीन पर मैं आपको और आपके साथ बड़े बड़े पूजनीय माननीय लोगों को, जैसे ज्ञानेश्वरी दीदी, डॉक्टर गुमाश्ता, बड़े बड़े साधु संत, मिनिस्टर्स और आपके फादर जैसे लोगों को देखती और सुनती रही हूँ, आज उसी धरातल पर आप मुझे भी मौका देंगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। और मैं बहुत ज्यादा ऑनर्ड फील कर रही हूँ। शिप्रा, मुझे आपसे अपनी पहली मुलाकात आज भी बहुत अच्छे से याद है। करीब आज से साल भर पहले इन्हीं दिनों की तो बात है। बिल्कुल। नर्मदा गौ कुंभ का अवसर था, जबलपुर में लगा हुआ था। ज्ञानेश्वरी दीदी का आश्रम नर्मदा तट पर, जबलपुर में ही। और दीदी ने 2-3 दिनों के लिए मेरी माता जी को आश्रम में ही रहकर कुंभ देखने के लिए बुला लिया था, क्योंकि माता जी की एज ज्यादा है, तो रोज रोज आना और इतना ट्रैफिक होता था, अंदर वहां एंट्री पाना आसान नहीं था। और मैं जो हूँ, कभी भी उनके आश्रम में रहने का जो लालच और मौका है कभी गंवाती नहीं हूँ। तो मैं भी माता जी के साथ होली। जब हम आश्रम पहुंचे तो बाहर की जो उनकी बैठक में हम एंटर किए, तो वहां आप बैठी हुई थी। और तब पहली बार मैंने आपको देखा। आप नॉर्मल, जैसे आपकी उम्र की बच्चियां कुर्ती और प्लाजो में पहन के आप बैठी हुई थी। तो कोई भगवा या सफेद वस्त्र नहीं पहने हुए थे, जिससे आइडिया लगता कि आप कौन है या आपकी कोई आइडेंटिटी का कुछ पता लगता। लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर जो एक अजब सी शांति, गहराई, मेच्योरिटी और कुछ तो ऐसा था जो बहुत आकर्षित कर रहा था मुझे आपकी तरफ। उस फीलिंग को मैं डिस्क्राइब कर ही नहीं सकती, बयान कर ही नहीं सकती। फिर मैं कुछ देर के लिए जो है विश्राम करने के लिए ज्ञानेश्वरी दीदी के कमरे में चली गई। वहां टेबल पर मैंने एक पुस्तक पड़ी हुई देखी, रेवा के बाद भी, रेवा के साथ भी।
उस पुस्तक पर जो आपकी बड़ी सी एक तस्वीर लगी हुई थी और आपका साथ में था नाम, तब मुझे पता लगा कि बाहर ये जो प्यारी सी बच्ची बैठी हुई है, इसका नाम शिप्रा पाठक है। और जिज्ञासा तो मैं अपनी कंट्रोल नहीं कर पाई। उस पुस्तक को जो मैंने उठाकर उलट पलट कर देखा, तो ऐसी उसमें खो गई, कभी यहाँ से पढ़ रही हूँ, कभी वहां से पढ़ रही हूँ, और आराम करना तो बिल्कुल मतलब दिमाग से एकदम निकल ही गया और भूल ही गई मैं आराम करना। फिर थोड़ी देर के बाद जब बाहर आई तो दीदी ने आपका परिचय दिया, तो बहुत ही विस्मयकारी था ये मेरे लिए सुनना कि आप जैसी छोटी सी बच्ची 3600 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा अकेले और पैदल करके आई थी। फिर तो आपसे डायरेक्ट आपकी जुबानी नर्मदा परिक्रमा के हमने अनुभव सुने, संस्मरण सुने, और जितना मैं आपको सुनती गई, जितना मैं आपके बारे में और आपको जानती गई, उतना ही मुझे आपसे प्यार होता चला गया। मन करता था कि आपकी बातें कभी खत्म ना हो और हम उन्हें कभी सुनना बंद ही ना करें। हम, आपको याद होगा, काफी काफी रात तक आपके साथ बैठे रहते थे, आपकी बातें सुनते रहते थे। हम थक जाते थे, लेकिन आपके चेहरे पर या आपको कभी मैंने थकते देखा ही नहीं आज तक। आपके एनर्जी लेवल को देख कर ना मैं आज भी बहुत हैरान रह जाती हूँ। एक तरफ आप में एक बहुत ही प्यारी सी मासूम सी बच्ची दिखाई दे रही थी, और आपके लिए मेरे हृदय से माँ की ममता और प्यार उमड़ रहा था, जो कि आज भी है, ऑफ कोर्स आप जानती हैं इस बात को। और दूसरी तरफ एक बहुत ही धीर, गंभीर, मजबूत, डिटर्मिन्ड, हिमालय जैसी अविचल, नर्मदा जैसी अविरल, एक शक्ति स्वरूप देवी, जैसे माँ नर्मदा खुद रूप बदलकर आपके रूप में मेरे सामने खड़ी थी, ऐसे लग रहा था मुझे। और मैं आपके विचारों के आगे नतमस्तक होती चली जा रही थी, जैसे जैसे मैं आपकी बातें सुन रही थी। आपकी सहजता और सरलता हृदय की गहराइयों में ऐसी बस गई, इतना करके भी, मतलब आप इतनी ज्यादा एकदम जैसे बच्चे जैसे ही आप, मतलब आपके अंदर कोई ऐसा नहीं था कि एटीट्यूड की मैं इतना कुछ करके आई हूँ तो मतलब मैं एक अलग हूँ सबसे, जो जबकि जो कि आप एक्चुअली हैं। लेकिन आपकी जो ये सरलता ऐसी हृदय की गहराइयों में बस गई कि मुझे ऐसे लगने लगा है कि आपसे तो पता नहीं कितने जन्मों का मेरा रिश्ता है। आज भी सुबह जल्दी उठती हूँ फ्रेश होकर, 7:30 वाला आपका सेशन कभी मिस हो जाता है तो पूरे दिन में लगता है कि कुछ जैसे मैंने बहुत बड़ा मिस कर दिया है, और जरूर अटेंड करती हूँ। और आपके जो सहज, सरल और सृजनात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करती हूँ, तो शुरुआत भी वो बहुत अच्छी होती है। सॉरी। आप इतनी सरलता से इतनी गहरी और इतनी गूढ़ी गूढ़ी बातें समझा जाती हैं, जिन्हें आत्मसात करना भी आसान होता है और जीवन में उतारने का भी मन करता है। आप इतने आराम से, इतने सच्चाई और सफाई से आप बोलती हैं कि आपकी दिल की गहराइयों से वो बातें निकल रही होती हैं। आपका ये जो प्रोजेक्ट है ग्लो जल, इससे मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ। और भी इसके अलावा आप जो इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं, जो आपने करोड़ वृक्ष लगाने का प्रण लिया है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। और जिस तरह आप कोरोना काल में भी, क्योंकि मैं आपको रोज देखती रही हूँ, रोज फॉलो करती रही हूँ आपकी सभी पोस्ट, कभी चाहे कमेंट या लाइक या कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन फॉलो बहुत करती रहती हूँ मैं आपको। तो जिस तरह से आपने जा जाके नदियों की सफाई करी है, कभी लोगों को साथ लेकर, कभी कोई नहीं भी हुआ तो अकेले आप जैसे जुटी रहती हैं, उसको देख देख कर तो मैं और भी ज्यादा नतमस्तक हो जाती हूँ। और दिल से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभाशीष निकलते हैं, और बहुत प्रेरणा भी मिलती है कहीं ना कहीं कि आप तो बाहर निकल कर इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं। हम लोग एज हाउसवाइफ्स या एज हाउस होम मेकर्स, जैसे कि आपने कहा, अपने छोटे छोटे प्रयास तो मुझे लगता है कि हम कर ही सकते हैं। जल संरक्षण, जैसे आपको बूंद बूंद आप बचाने की बात करती हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि हर इंसान, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर इंसान अपने अपने लेवल पे घर पे रहते हुए भी जो है उसे फॉलो कर सकता है। आपकी बातों का मुझ पर बहुत गहरा असर होता रहा है, रोज सुनती हूँ तो
हालांकि वो बातें पहले भी चाहे पता थी, लेकिन आपसे सुन के जो है बहुत असर होता है। तो मैं उसके बारे में कुछ अपने उदाहरण देना चाहूंगी और एक्सपीरियंस देना चाहूंगी, अगर आपकी हो इजाजत तो। बिल्कुल बिल्कुल, निवेदन है मेरा। ओ नहीं, निवेदन मत कीजिए आप। तो पिछले साल जब मार्च में लॉकडाउन लगा, तो कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि मैं दिल्ली में अपने घर में सुरक्षित तो थी, पर अकेली थी। बच्चे भी बाहर हैं, तो मैं अकेली यहाँ पे ही रह गई, क्योंकि अचानक सब यातायात सब कुछ एकदम बंद हो गया। बाहर की मतलब घर के अंदर तो हम सब सुरक्षित थे, लेकिन बाहर की दुनिया से हम सब टोटली कट ऑफ थे उस टाइम पे, क्योंकि एकदम से बहुत भय का माहौल बन गया था। और यहाँ दिल्ली में आपको पता होगा, निजामुद्दीन साइड से, जिसके नजदीक ही है घर मेरा, लाजपत नगर में, तो बहुत ज्यादा एकदम बुरी तरह से खतरनाक तरीके से कोरोना फैल गया था यहाँ पे आसपास। और आसपास से भी हमें खबर आ रही थी कि इसको हो गया, उसको हो गया, और भी और बुरी बुरी खबरें आ रही थी। टीवी के अलावा आसपास से भी साक्षात खबरें आ रही थी। तो उसमें क्या है कि घर में किसी का भी आना जाना बिल्कुल टोटली बंद कर दिया गया था। अब घर यूज हो रहा था, तो घर में धीरे धीरे करके एक एक करके 3 नल जो है काफी टपकने शुरू हो गए। अब उनको पानी को बचाने के लिए मैं क्या करती थी कि बड़े बड़े बर्तन नीचे रख देती थी, और जो पानी उसमें कलेक्ट होता था, कहीं बाल्टी में डाल दिया, कहीं टॉयलेट में यूज कर लिया। दिन भर तो ये सब चल जाता था। लेकिन रात में सर्दियां भी थी, तो आप रजाई में एक बार चले गए तो अच्छे से नींद पड़ जाती है। तो रात भर जो वो है, कितना बड़ा बर्तन आप रख लोगे वॉश बेसिन वगैरह में ना, तो वो भर के ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता था, और पानी की वेस्टेज तो डेली हो ही रही थी। लेकिन जब आपने बोलना शुरू किया एक एक बूंद बचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो दिल में ऐसा अपराध बोध होने लगा कि मुझे तो रातों को नींद ही आनी बंद हो गई, और पानी की टप टप ही सुनाई देती रहती थी। तो एक दिन फिर क्या किया मैंने कि बहुत हिम्मत जुटा के प्लम्बर को बुला के सब नल ठीक करा डाले। उसके बाद फिर मुझे चैन की नींद आई। इसके अलावा फिर क्या था कि अब बर्तन भी खुद धोने थे, तो उसमें भी मुझे बहुत प्रैक्टिस नहीं थी, तो बहुत ज्यादा मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं पानी बहुत ज्यादा यूज करती हूँ बर्तन धोने में। फिर उसका भी मैंने तरीका ढूंढने के लिए इधर उधर थोड़ा गूगल भी करके देखा, कुछ लोगों से भी पूछा कि कैसे आप बर्तन को कम कम पानी में कैसे हम बर्तन धोएं, क्योंकि जब मैं पानी से बर्तन धोती थी फैल भी जाता था पानी, और बहुत ज्यादा यूज हो रहा था। तो उसमें भी मुझे धीरे धीरे समझ आई इधर उधर से कि एक दफा सारे बर्तन आप भिगो के रख दीजिए, फिर सबको एक साथ साबुन लगा के फिर एक साथ पानी चला के धोएंगे अगर, तो बर्तनों में काफी कम, बर्तन धोने में काफी कम पानी यूज होता है। इस तरह से और भी कई चीजें जो छोटे छोटे प्रयास है वो करते भी रहे और आगे करते भी रहेंगे। आपने बातचीत की शुरुआत में बोला कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस फाउंडेशन पे मिनिस्टर्स आए, अच्छे अच्छे लोग आए, सनातनी आए, धर्मगुरु आए, उस पे आप आई। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप उस स्तर में कहीं भी नीचे वाले पायदान पे नहीं हैं। वो मिनिस्टर्स, वो धर्मगुरु, वो साधक, वो साधु संत मेरे लिए सम्मानीय हैं, लेकिन आप मेरे लिए परिवार हो। और मेरी माँ बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है। मेरी अम्मा को उनका जो प्रेम है वो उनके कृत्यों में है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर किसी दिन वो मुझे एक्सप्रेस करती, मेरी व्याख्या करती, तो शायद ऐसे ही कुछ शब्दों में करती जैसे आपने किया है। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा था जब आप मेरे बारे में बोल रही थी कि अम्मा बोलेगी तो ऐसे ही बोलेगी, या ऐसा ही कुछ वो अनुभव करती होगी, बट चूंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं है, उसको व्याख्या नहीं करना उसका ढंग है, तो वो उसका प्रेम उसके कृत्यों में है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब कुछ अच्छा मेरे बारे में देखती है। तो बहुत दिन के बाद ऐसा लगा कि मैं जो कर रही हूँ वो मैं सुन भी पा रही हूँ। नॉर्मली जो लोग आते हैं वो बहुत श्रद्धा रखते हैं, बहुत विश्वास रखते हैं, कहीं ना कहीं नर्मदा स्वरूप मानते हैं। तो उनका जो भाव होता है वो मुझे कहीं ना कहीं एक मित्रवत लग सकता है, एक श्रद्धा वाला लग सकता है। लेकिन माँ कैसे तारीफ करती है या माँ कैसे बोल सकती है, या जब माँ बोलती है तो कैसा लगता होगा, आज उसका अनुभव हुआ जब आपने बोला। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस फाउंडेशन के जितने भी गेस्ट आए, जितने भी अतिथि आए,
उसमें प्रथम व्यक्तित्व तो आप हैं, जिसने ये माना कि हाँ मैं पानी बहाती थी, जिसने ये माना कि मेरी बातों से अपराध बोध हुआ, और जिसने ये माना कि मैंने उसे परिवर्तित किया। तो कम से कम मेरी उस सोच को एक पहल दी आपने, एक मजबूती दी, जिसमें एक वर्ग ये भी कहता है मुझसे कि ये रोज लाइव सेशन करने से क्या हो जाएगा, बातचीत करने से क्या हो जाएगा। तो कम से कम मैं उन्हें आज जीवंत एक उदाहरण ये दिखा सकती हूँ कि मेरे 3 महीने की मुहिम में अगर एक व्यक्ति के घर का एक पाइप भी मैं ठीक करा पाई तो मेरी बातचीत का हल निकला। क्योंकि जीत हमेशा एक से ही होती है, हार सदैव एक से ही होती है। तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। करके जब आगे बढ़ते हैं तो वो हार जीत का निर्णय होता है। वो कहते हैं ना, जब रस्सी रोज रोज घिसती है पत्थर पे तो पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। तो आपकी बातों से जैसे मुझ पे असर हो रहा है तो आई एम श्योर बहुत लोगों पे असर हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि असर नहीं होता, माने या ना माने लोग, असर तो होता है बातों का। और आपका जो इतना सरलता से इतने अच्छे से सब बातें आप बतलाती हैं, वो एक बहुत इजीली जो है हम अपने जीवन में उतार पाते हैं, ये बात तो है। और आपकी इन प्यारी सी बातों से तो मैं आज आपकी और भी ज्यादा फैन हो गई हूँ, और भी ज्यादा कायल हो गई हूँ। और आपको सच में मैंने एक अपनी बेटी की ही तरह देखा है, जो कि बहुत बड़े बड़े, मतलब वही मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, बोल नहीं पाऊंगी और ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ भी मैं क्या ही बोलूं आपके लिए। लेकिन आपके जब भाव आप, मुझ तक पहुंच रहे हैं। थैंक यू। लेकिन शिप्रा, जब आप बाहर निकल के इतना बड़ा बड़ा कोरोना काल में भी आप बाहर निकल के, और ना सिर्फ आप, मैंने देखा है आपके पूरे परिवार के लोग बिना अपनी परवाह किए हुए, आपके पिताजी, आपके भाई और आपकी माताजी को भी जो मैंने आपके थ्रू जाना है, उनके आगे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जिस तरह से वो इतने इतने सारे लोगों का खाना चूल्हे पे बनाती हैं, तो सच में मैं हृदय की गहराइयों से बोल रही हूँ कि मैं आपके घर, आपके वहां आकर एक बार तो आपकी अम्मा से जरूर मिलना चाहती हूँ, क्योंकि उनके जैसी महान स्त्री मैंने सच में नहीं देखी है। और आप में जो संस्कार हैं वो इसी वजह से इतने अच्छे संस्कार हैं कि आपके माता पिता को देख के दिखता है कि आप में और आपके भाई में कहाँ से ये संस्कार आते हैं। तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी जी जी। तो इस तरह से हमें लगता है कि जब आप इतने बड़े बड़े प्रयास कर रही हैं, इतने लाइफ का भी रिस्क उठा रही हैं, आप भी और आपके पूरे परिवार भी, तो हम लोग कहीं ना कहीं प्रेरणा बहुत मिलती है रोज रोज आपकी बातें सुन के कि छोटे छोटे सही कुछ तो प्रयास हम भी कर सकते हैं ना। और इस धरातल से आज मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि शिप्रा जी के जो इस मुहिम में अपने अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा अपने घरों का ही जल बचाते बचाते अपने आसपास पार्कों में ही थोड़े बहुत वृक्ष लगा लगा कर कहीं कुछ तो कंट्रीब्यूट जरूर दें। और इससे अभी मुझे एक बात और याद आई कि अभी पिछले 2-3 सेशंस में आरओ के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा होती रही है। तो मैं आपको वो भी बताना चाहती हूँ कि आजकल जमाना जो है ना प्रचार प्रसार का, कंज्यूमरिज्म का है। तो जब भी कोई अपने प्रोडक्ट को बड़े तौर पे बेचना चाहता है, प्रॉफिट्स कमाना चाहता है, तो खूब इश्तिहार देते हैं, पुरानी सारी हमारी धारणाओं को जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक करके नई 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 बातें हमें समझाते हैं। लेकिन मैं बहुत प्रभावित नहीं होती हूँ ये इश्तिहारों से और प्रचारों से इस तरह के। मैं पूरा उसके अंदर तक जाके अपने लेवल पे पता करके फिर कोई चीज को फॉलो करती हूँ। तो जब आरओ सबने लगवाना शुरू किया तो मैंने देखा कि इसमें तो पानी की बहुत ज्यादा वेस्टेज है। तो ये मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे नहीं लगाना है, क्योंकि फ्लैट्स में हम रहते हैं। फ्लैट में रहते हुए जो एक्स्ट्रा पानी होगा, ना तो हमारे पास इतना बड़ा कोई गार्डन है, ना कोई ऐसा कोई जरिया है जहाँ पे हम उसको यूज कर सकेंगे। जितना पीने का पानी निकलता है उससे ज्यादा वेस्टेज निकलती है उसमें। तो मैंने कभी आरओ लगवाया ही नहीं। हमेशा पानी, जी, हमेशा पानी को उबाल के पी लिया। या बहुत, यहाँ दिल्ली है तो यहाँ पानी सभी को पता है, दिल्ली वासियों को, कि बहुत पोल्यूटेड पानी आता है, कभी कभी तो उबाल के पीने लायक भी नहीं होता। तो उस केस में मैं कभी कभार मिनरल वाटर की वो भी 20 लीटर वाली जो बड़ी बोतल है वही मंगवाती हूँ, क्योंकि वो रीयूजेबल होती है। लेकिन उसके अलावा हर तरह से हम लोगों की कोशिश यही होती है कि पानी को वेस्ट ना ही किया जाए। पहले भी थी, अब आपकी बातें सुन के और ज्यादा प्रेरणा मिली है, तो और ज्यादा हम सजग हो गए हैं।
और जिस दिन आपने वो शपथ प्रेषित की थी, तो मेरे ख्याल से आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिसने जाके उसको साइन किया था कि हाँ मैं शपथ लेती हूँ कि मैं जल की एक एक बूंद को बचाऊंगी। और आज इस प्लेटफॉर्म से मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब लोग ना सिर्फ उसको जाके अपना नाम उस पर साइन करें, लेकिन उसको फॉलो भी करें। और उस दिन तो शिप्रा मैंने ये प्रण लिया था कि मैं बचाऊंगी जल को, अपने लिए मैंने लिया था। लेकिन आज मैं ये भी प्रण लेना चाह रही हूँ कि मेरा बहुत सारे बच्चों के साथ संपर्क है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जहाँ बच्चों की संस्थाएं हैं वहां जाके थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उनको पढ़ाती भी हूँ थोड़ा सा थोड़ा। आंटी पूरा थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा कि कैसे उन संस्थाओं से आप जुड़ी और कैसे कार्य कर रही हैं, तो जी लोग जुड़ना तो जानेंगे ऐसे कि है एक कि होम मेकर कैसे घर से लेके बाहर तक सब संभालती है। जी एक्चुअली 10 साल पहले तक मैं जॉब्स करती रही हूँ। और उसके बाद जब बच्चे बड़े हो गए, अपना अपना दोनों सेटल हो गए, तो फिर मुझे बच्चों ने ही कहा कि अब आपको मम्मी जॉब करने की जरूरत नहीं है, अब आप आराम से घर में रहिए और जो आपका दिल करता है वो करिए। क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं पता था कि मम्मी और भी बहुत कुछ करना चाहती है, तो जो कि जॉब्स में रहते हुए तो संभव नहीं था। तो घर में जब मैं रहना शुरू की तो कुछ तो मैं आध्यात्मिकता के साथ भी थोड़ा जुड़ गई, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। तो आध्यात्मिक किताबें पढ़ना शुरू हो गई और कहीं जाना भी शुरू हो गई जहाँ रोज सत्संग होता है। उसके अलावा मुझे ये एक अंदर से लगता था कि कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए हमें, जो हमें इतना मिला है सोसाइटी से वो हमें वापस भी देना जरूरी है। तो इस तरह से बस जब आप सोच लेते हो तो ऊपर से जो है ना भगवान भी आपकी मदद जरूर करते हैं। तो इस तरह से एक संस्था से मेरा परिचय हुआ जहाँ पे अब्यूज्ड, अबैंडेंड और ऑर्फन्ड तीनों तरह के बच्चे होते हैं, वहां पे रखे जाते हैं, उधर होते हैं। तो उन बच्चों को यहाँ दिल्ली में पैसे तो बहुत लोग दे देते थे। तो जब मैं पहली बार गई वहां पूछने के लिए कि यहाँ मैं क्या कुछ सेवा दे सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि पैसे की सेवा तो हर कोई दे देता है, लेकिन खुद पर्सनली आके बच्चों के साथ समय बिताने का जो वॉलंटियर्स जो है ये तो हमें कोई बिरले ही मिलते हैं। तो अगर आप ये वाली सेवा दे सकती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, तो आप जरूर आइए। तो पिछले करीब 7 साल से मैं वहां पे, अभी कोरोना काल में खाली नहीं जा पाई, पर बच्चों से ऑनलाइन जुड़ी रहती हूँ। तो उस टाइम पे मैंने वहां जब नहीं कुछ भी नहीं है ये तो, आप जो कर रही हैं उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है शिप्रा। तो वहां जाके फिर मैंने बच्चों को थोड़ा बहुत जो है उनकी देखभाल, उनको अपना मॉरल वैल्यूज सिखाना, उनको कुकिंग सिखाना, उनकी पढ़ाइयों में उनकी मदद करना, ये सब करना शुरू कर दिया। और बच्चों से इतना प्यार मिलता है, इतना अनकंडीशनल प्यार मिलता है मुझे कि मैं उसको जो जितना मैं देती हूँ उससे ज्यादा मैं वहां से लेकर आती हूँ। मैं सीधी बात बतलाऊं तो बहुत फुलफिलिंग है। फिर ज्ञानेश्वरी दीदी से भी हम लोग काफी सालों से जुड़े हुए हैं। जब भी मायके जाते हैं तो मम्मी डैडी तो जुड़े ही हुए थे, तो हमें भी उनसे भी जैसे आपसे बहुत लगाव है वैसे ही उनसे भी बहुत लगाव है। और आपको पता होगा कि उन्होंने कैसे गांव गांव जाके आदिवासी बच्चों को, जब जिनके घरों में आज जो वो उनका स्कूल है वो उनकी अथक परिश्रम का रिजल्ट है, जो आज इतना बड़ा स्कूल है जहाँ लोग एडमिशन के लिए आते हैं। और उनका वो कहती है हमारा बहुत दिल दुखता है जब उनको हमें मना करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है। लेकिन एक वो भी दिन था, और हम उनको तब से जानते हैं, जब वो घर घर जाके, गांव गांव जाके बच्चों के माता पिता से उनको बच्चों को लेकर आती थी और उनको अपने आश्रम में रह के पढ़ाया करती थी, शिक्षा देती थी। और वो बच्चे आज कितने बड़े बड़े, कोई योग गुरु है, तो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। तो आज बहुत गर्व होता है उनको देख के कि कितने बड़े बड़े इन्होंने काम किए। तो जब दीदी को पता लगा कि मैं इस तरह से बच्चों को पढ़ाती भी हूँ जाके यहाँ पे, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि तुम यहाँ भी आ जाया करो कभी कभी। इन बच्चों की इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तो इनको वो भी पढ़ा दिया करो और थोड़े से इनको एटिकेट्स वगैरह भी सिखा दिया करो। तो मुझे वहां पे भी रह के ज्ञानेश्वरी दीदी के आश्रम में, तो वहां तो खैर मैं लालची हूँ वहां जाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है, जब मौका मिलता है मैं चुकती नहीं हूँ। एक तो वहाँ ये फायदा होता है कि वो बच्चे भी बहुत आप वापस प्यार देते हैं, तो उनको पढ़ा के बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है। दूसरी बात यह कि आप जैसे, जब भी मैं वहां जाती हूँ कोई ना कोई आप जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग, मुझे अच्छी जगहों पे तो अच्छे ही लोग मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे मिलते हैं। और
मतलब मुझे तो लगता है कि जैसे मेरी किस्मत ही खुल गई। बिल्कुल। तो अभी दिल्ली में भी आपका एक्टिविटी रहती है ऐसी, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि हमने पैसे को सब मान लिया है। मैं ये नहीं कहती कि पैसा कुछ नहीं है, बट आज भी सब कुछ नहीं हुआ है। हम अपनी करुणा की संतुष्टि, हम अपने प्रेम की संतुष्टि, हम अपने स्नेह की संतुष्टि अब सिर्फ पैसे से करने लगे हैं। आप बिल्कुल देखिएगा ठीक कि है। कल्चर चल गया है कि अगर कोई किसी मंदिर में आप जाते हैं, तो अगर हम मध्यम वर्गीय भी हैं तो भी हमारी दृष्टि इस बात पे रहती है कि भाई कोई वीआईपी लाइन है, ये लो 1100 रुपये, ये लो 500 रुपये, हमको दर्शन करा दो। हम प्रभु के दर्शन के लिए भी वो सब्र, वो प्रतीक्षा नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक है। अगर हम किसी एनजीओ पे जाते हैं, कहीं कोई दुख सुख देखते हैं, तो हमारी प्राथमिकता होती है कि हम पैसे दे दें। मुट्ठी भर लोग भी ये नहीं सोचते हैं, विशेषकर जिन पे पैसे हैं, आपके पास ऐसे पैसे हैं कि आप जाके दे सकती हैं, क्योंकि पैसे दे के एक ही बार का इन्वेस्टमेंट होता है कि दिए और आप चले आए। लेकिन अगर आप कहीं शरीर दे रहे हैं, अगर आप कहीं मन दे रहे हैं, अगर आप कहीं हृदय दे रहे हैं, तो ये अपना ही एक हिस्सा देना होता है। वो पैसा तो आप अगले महीने फिर कमा लेंगे, वो आपके पॉकेट में फिर आ जाएगा, लेकिन जो शरीर की थकान आप वहाँ दे रहे हैं, जो मन का एक हिस्सा दे रहे हैं, तय बात है ऐसे बच्चों को देखकर मन में बहुत संवेदनाएं आती होंगी, करुणा आती होगी। वो जो एक पीड़ा उत्पन्न कर रहे हैं अपने मन में, कहीं ना कहीं खुद को कष्ट दे के उन बच्चों को संभाल रहे हैं, अपना एक हिस्सा उनमें छोड़ के, अपना एक स्वास्थ्य उनमें छोड़ के। ये काम हर व्यक्ति नहीं करता, लेकिन मैंने अपने पिता के जीवन को देखा है, और मैं सदैव सबसे ये कहती हूँ, परमात्मा जिनसे सबसे अधिक प्रसन्न होता है, उनके हाथों में वो सेवा दे देता है। ये आपने बिल्कुल, जिनसे वो थोड़ा कम प्रसन्न होता है, उनके हाथों में उनको पूरा शारीरिक स्वस्थ बनाता है। थोड़ा और कम प्रसन्न होता है तो शक्ति, सत्ता और धन दे देता है, ताकि वो उन्हीं में लिप्त रहे। तो हेड्स ऑफ टू यू, मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। आपके पास धन है, और आप धन दे के अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बची। आप उन बच्चों को माँ दे रही हैं जिनके पास माँ नहीं है। आप उन बच्चों को बहन दे रही हैं जिनके पास बहन नहीं है। आप उन बच्चों को मन दे रही हैं जिनके मन टूटे हुए हैं। आप उन बच्चों को एक आशा दे रही हैं जो जीवन से निराश हो चुके हैं। परमात्मा की कृपा ही हो सकती है, और आपकी हिम्मत हो सकती है, ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता। नहीं आपने ये बहुत अच्छे से तो बोला, लेकिन जो मुझे वहां से प्राप्ति होती है ना, वो भी अनमोल है। वो भी पैसे दे के वो प्राप्तियां खरीदी नहीं जा सकती, जो उनका वो भी बात भी अनकंडीशनल आपके जैसे प्यार मन के और व्यक्ति वो बात सम्मान। भी आपके जैसे मन के व्यक्ति को ही समझ आएगी। जैसे मुझे सब कहते हैं, हम्म, इस समय अगर मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि जिस आश्रम में मैं हूँ वो एकदम जंगल है, और आज इन अरे लोगों ने वाह, थोड़ा सा फूल लगा दिए हैं मेरी मचान पे, क्योंकि मुझे बहुत सारे अच्छा लोग फ्लावर देते हैं। तो उनको अच्छा। लगा कि मेरी मचान थोड़ी सी ऐसे है, इसी पे मैं रात को आप सोती हूँ, मचान पे वहीं रह पे मैं रही हैं? साधना। जी। आप मचान पे रह रही हैं यहाँ? हाँ, मतलब यहाँ पे बहुत ऐसे साधन संपन्न वाला आश्रम नहीं है, और अच्छा चूंकि इसी एक स्थान से मेरी परिक्रमा पूर्ण हुई थी, इसी एक अच्छा। स्थान से मैंने परिक्रमा आरंभ की थी, इसी स्थान पे मेरे आराध्य हनुमान जी बैठे हैं, तो मेरा इस स्थान पे बहुत लगाव है। ओके। ओमकारेश्वर में ऐसे बहुत से स्थान हैं, बहुत से आश्रम हैं जो एकदम पलके बिछाए बैठे हैं कि मैं कब आऊं हम्म, और वहां रुकूं, पूरी सुविधा से भरे हैं, कई घर हैं। पर मुझे लगता है कि जीवन में, ये भी मैंने अपने माता पिता से ही सीखा है, कि जीवन में कभी बहुत बड़े फलदार रसदार फल बन जाओ, कोई बहुत बड़ा वृक्ष भी बन जाओ, तो उस बीज को याद रखना, उस भूमि को याद रखना जहाँ से निकले हो, क्योंकि वहीं से निकल के आज आपकी टहनियाँ आसमान को छू रही हैं। तो ठीक मुझे बात नहीं है। पता, शायद इसमें बैक कैमरा नहीं है, पर सेशन खत्म होने के पहले मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। हाँ नहीं, ये मुझे ऊंचा सा थोड़ा एक थोड़ा तो मचान दिख है, रहा है, और मैं आपकी बातों से, आपने जैसे नर्मदा और मैया यहाँ का पे भी हमारे परिक्रमा जैसे का। ये जो डोर है, इस पे हमने एक टीन लगाई हुई है ताकि अच्छा गाय कुत्ते वो रात को अंदर ना आए, और एकदम जंगल है अच्छा पूरा जहाँ मैं रुकी अच्छा हुई हूँ। अच्छा और रात को यही साधना होती है, हवन होता है, प्रार्थनाएं अच्छा होती हैं। और अच्छा। जो लोग आते हैं और मुझे देखते हैं तो कहते हैं कि मैया जी, माता जी, दीदी चलिए ना, हम वहाँ आश्रम में व्यवस्था करते हैं, वो धर्मशाला आपको बुक करते हैं। तो मैं कहती जी। हूँ नहीं, यहाँ साधना चल रही है, और साधक को कभी भी बहुत सुविधा में नहीं होना चाहिए। हम्म, तो आज जो फूल आए हुए थे वो पूरे सज गए हैं यहाँ पे,
इन सो लोगों ने बकायदा ब्यूटीफुल, सजा दिए थे अच्छे से बहुत कि अच्छा आज लग आपका रहा है। बिस्तर हम सजा देंगे। मतलब ये भाव है जो आश्रम के हाँ सेवादार हैं कि आज थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो मेरी मड़ैया है, झोपड़ी है, वो भी थोड़ी सी सज गई थी। जी। ये है मेरा गद्दा जहाँ मैं सोती हूँ रोज। अच्छा, और अच्छा लगता है जड़ों से जुड़े रहना, मिट्टी से जुड़े रहना, आप भी तो स्थानों से इतनी जुड़े देखिए रहना। कहाँ से आई हैं और किस घर से आई हैं और किस तरह के माहौल में, देखिए कितने प्यार से एडजस्ट करती हैं और रहती हैं। यही सब चीजें तो एकदम हैरान कर जाती हैं। बिल्कुल। और कई बार लाइव करती हूँ तो लोग मुझे बोल रहे थे एक दो, अरे आप इस तरफ को मुड़ जाइए, इस तरफ से ये दिखेगा। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो किसी दिन लाइव पे दिखा भी दूंगी कि क्या बैकग्राउंड है और कैसे हमारे फटे हुए चारों तरफ कर्टेन है। और ये सब चीजें, ये सब वस्तुएं बहुत तुच्छ हैं उस जगत जननी के सामने जो उस तरफ बह रही है, जो मेरी धन संपदा है, जो मेरी लक्ष्मी है, जो मेरा सुविधा है, जो मेरी विलासता है, जो मेरा सुख है। क्योंकि मुझे पता है इस स्थान से आधे किलोमीटर दूर पे नर्मदा है, तो मच्छर भी हैं यहाँ पे, कॉकरोच भी आ जाते हैं, गाय भी कई बार आके मेरी स्टीन को गिरा जाती है और डर जाती हूँ मैं। तो लेकिन ठीक है, समय कट रहा है किसी तरह और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि रोज लगभग 100-150 लोग मिलने आते हैं, 250 किलोमीटर से, 200 किलोमीटर से। तो मुझे लगा उनके कष्ट से तो ये कष्ट बहुत छोटा है, वो मिलने आ रहे हैं इतने दूर दूर से। तो बस अच्छा सा लग रहा है बहुत। और अच्छा ये लगा जिस तरह से आज उन्होंने डेकोरेशन कर दी कि आज हमने आपकी मचान को फूलों से सजा दिया। तो जरूरी ये है कि फूल कहाँ बिछ रहे हैं, कांटे नहीं बिछ रहे हैं। मैया ने जंगल में भी दिए तो फूल ही दिए मुझे, ये उसकी कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आंटी आज आपसे जुड़े, मिले, बात की और मुझे भी बहुत सी बातें पता चली जो मेरे अंदर बहुत अच्छी थी, जो मुझे नहीं पता थी। आपने इतने प्यारे शब्दों में बताया कि मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई और बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने का, आपके हाथ का भोजन करने का। तो शीघ्र ही कोई व्यवस्था ऐसी प्रभु बनाए कि आपके हाथ का भोजन मिले। और मुझे आपकी माताजी के हाथ का भोजन खाना है। बिल्कुल। और आप कभी भी ये मत कहा करिए और आपको मेरे घर आपके आना है, वो दातागंज जाके आपका ही रहना घर भी है। आपके घर में है, बिल्कुल रहना है मुझे तो। ये तो मैंने अपने बिल्कुल आप को खुद बिल्कुल। ही इनविटेशन दे डाला ऑलरेडी। अम्मा तो मुझे बहुत गुस्सा करती थी जब मैं वो पोस्ट लिखती थी उसकी और उसका चूल्हा डाल देती थी, उसका सिलबट्टा डाल देती थी कि तुम मेरी सब ऐसी चीजों को वहां डाल रही हो, लोग क्या सोच रहे होंगे। तो अब मैं उसको बताऊंगी कि भाई बहुत तुम्हारी पहुंच बढ़ गई है, लोग तुमसे दूर दूर से मिलना चाहते हैं, हाँ, तुम्हारा चूल्हा यही चौका यही चीजें तो आज देखना दिखाई चाहते नहीं हैं। देती हैं। हाँ, यही चीजें तो आजकल बिल्कुल विलक्षण हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं, दिखाई नहीं देती। तो इतना अच्छा लगता है देख के कि मतलब वो बिल्कुल जैसे उन चीजों से जुड़ी हुई हैं, धरती से जुड़ी हुई हैं और हर चीज से जुड़ी हुई हैं एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है आंटी, फिर किसी दिन आपको निमंत्रण जाएगा इस फाउंडेशन से किसी ऐसे ही सब्जेक्ट पे। बिल्कुल तब तक मैं चाहूंगी उन बच्चों के पास जब आप जाएं तो जल, वृक्ष, प्रकृति के प्रति उन्हें थोड़ा सा जागरूक करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रण है मेरा इस धरातल पे आज कि मैं सबको जागरूक करूंगी, खुद अपने अलावा सब लोगों को भी, जो भी अपने मेरे मिलने जुलने वाले हैं और ये बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों में बीज डालना आसान होता है। तो सभी बच्चों को ये प्रेरणा दूंगी कि इस मुहिम में जरूर जुड़े वो लोग भी। थैंक यू आंटी। नर्मदे हर। नर्मदे हर।